वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य इस चैप्टर का सेशन नंबर 1 है। क्षितिज भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक में आपका जो काव्य खंड है, काव्य खंड से लिया गया चैप्टर नंबर 4 है, जो एक कविता है और उसका शीर्षक है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य इस कविता को लिखने वाले कवि के बारे में हम सबसे पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं। आत्मकथ्य इस काव्य को लिखा है कवि जयशंकर प्रसाद। इन्होंने कवि जयशंकर प्रसाद इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप कवि के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप नेट पर उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। अब देखिए, इनका जो जीवन का जो परिस्थिति की वजह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था। अब ये जो उनके जीवन के अनुकूल परिस्थिति है वह उनके बचपन से ही थी और आगे भी उनके जीवन काल में उनकी विपरीत परिस्थितियां हमेशा आती रही है। उनके जो काव्यांश है या उनके रचनाओं के द्वारा हमें उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। अब देखिए, छायावादी कवियों में बहुत सारे कवि माने जाते हैं, बहुत सारे कवि आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावादी काव्य का। उसमें से जो प्रमुख कवि है वह जयशंकर भी माने जाते हैं और इनकी मृत्यु सन 1937 में हुई थी। अब उनकी काव्य कृतियों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी, इस काव्य संग्रह पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। अर्थात उनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो कामायनी, इनका जो काव्य खंड है उसे सम्मानित किया गया है। कौन से सम्मान से? मंगला प्रसाद पारितोषिक से। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अर्थात देखो, गद्यकार का अर्थ क्या होता है? जो किसी भी प्रकार के लेख लिखते हैं, अनेक साहित्यिक जो विधाएं होते हैं, जैसे कि नाटक होते हैं, कहानियां होते हैं, संस्मरण होते हैं, उपन्यास होते हैं, उसे हम गद्यकार कहते हैं। उन्होंने अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखे, वो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। तथा कंकाल, तितली और इरावती हैं उनके उपन्यासों के नाम हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल यह इनके कहानियों के संग्रह लिखे गए हैं उन्होंने, उनके द्वारा। प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिक और सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। अब देखो, छायावादी कवि के जो होते हैं वो थोड़े उलझे हुए कविता के प्रकार माने जाते हैं, उनकी रचना थोड़े उलझन भरे माने जाते हैं। फिर भी अगर हम देखते हैं कि लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद इनकी छायावादी कवि होने के बावजूद भी उनकी कविता की प्रमुख विशेषता यहाँ पर लिखे गए हैं। अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण उसमें दिखाई देता है, देश प्रेम, प्रकृति के संबंध में प्रेम दिखाई देता है और इस प्रकार यह उनकी रचनाओं की विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है।
अब देखते हैं विशेष बात इस कवि जो हमारी कविता है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य को ही हम आत्मकथा कहते हैं। प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस जो प्रेमचंद के द्वारा निकाली गई थी। हंस प्रेमचंद ने सन 1930 से 1936 तक निकाली थी। वह कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। फिर पुनः सन 1986 में यह साहित्यिक पत्रिका निकल रही है और इसके संपादक राजेंद्र यादव जी है। बनारसीदास जैनकृत अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है और इसकी रचना सन 1641 में हुई है और यह पद्यात्मक है। अब देखिए आत्मकथा जो होती है वह अधिकतर हम कैसे उपन्यास के रूप में, कहानी के रूप में लिखते हैं, लेकिन काव्य में जो आत्मकथा लिखी जाती है वह कुछ कम ही गिने चुने कवि लिखते हैं। तो उसमें आज हम आत्मकथ्य जो जयशंकर द्वारा पढ़ने जा रहे हैं वो भी आत्मकथा का ही एक प्रकार है। और हिंदी साहित्य में जो सबसे पहले आत्मकथा लिखी गई है वह बनारसीदास जैन के द्वारा लिखी गई अर्ध कथानक है। अब आत्मकथ्य जो हमारी कविता है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका एक आत्मकथा विशेषक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखे। अब देखिए प्रेमचंद के द्वारा हंस नामक पत्रिका निकाल जा रही थी। उसमें हम देखते हैं पत्रिकाओं में एक कॉर्नर होता है जिसमें हम अपने मन की बातें कह सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लेखक अपने आत्मकथा लिख रहे थे। तो प्रसाद जी इनके मित्रों ने भी उनको आग्रह किया कि वो अपने आत्मकथा को लिखे। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। अब देखिए आज जो हम कविता पढ़ने जाने वाले हैं आत्मकथ्य, वह कौन सी शैली में लिखी गई है? छायावादी शैली में लिखी गई। अब छायावादी कविता की क्या क्या विशेषता है वो भी हमने इसके पहले स्लाइड में देख लिया है। इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद इन्होंने अपने जीवन के यथार्थ अर्थात सच्चाई के बारे में बताया है तथा उनके जीवन के अभावग्रस्त पक्षों को उन्होंने अत्यंत मार्मिक ढंग से इस काव्य के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की है। छायावादी सुष्मिता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों का और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तथा दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो देखो इस कविता के माध्यम से हमें कवि के दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक तो उनके जीवन की सच्चाई हमारे सामने आ रही है और दूसरी तरफ कवि की विनम्रता की भावना हमें इस कविता के माध्यम से पढ़ने को मिलती है। अब देखते हैं हमारे काव्यांश को। हमारा काव्य का शीर्षक है आत्मकथ्य। अब देखिए आत्मकथा और आत्मकथ्य में फर्क है। आत्मकथा का अर्थ क्या होता है कि हमारे जीवन के प्रारंभिक काल से, तो जिस समय हम आत्मकथा लिखते हैं उस समय तक हम सारी विवरण को, सारी चित्रण को, सारे पक्षों को विस्तार से लिखते हैं। लेकिन आत्मकथ्य थोड़ा संक्षिप्त में लिखा जाता है, जिसे हम उजागर करना चाहते हैं ऐसे ही पक्षों को लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर आत्मकथा नहीं बल्कि आत्मकथ्य यह शीर्षक दिया गया है। अब हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। मधुप गुण गुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर नहीं रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी
भरने वाले। अब देखिए यहाँ पर कवि के मित्रों के द्वारा उनको आत्मकथा लिखने के लिए उत्साहित किया जा रहा था, लेकिन कवि अपनी आत्मकथा लिखने के लिए तैयार नहीं थे। अब इसके पीछे उनके बहुत सारे तर्क वितर्क थे कि वह उनका मानना था कि उनके जीवन में ऐसी कोई बातें नहीं है जिसे वो लोगों के सामने व्यक्त कर सके, तथा दूसरी बात थी कि वो अपने निजी जीवन को, निजी अनुभव को लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है। अब क्या लिखा है कवि कहते कि मधुप गुन गुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। अब देखिए मधुप का अर्थ क्या होता है? भौरा, जो फूलों पर मंडराता है। अब देखिए जब फूलों पर भौरा मंडराता है तो वहां पर हमें एक आवाज आती है भौरे के द्वारा, एक अगर हम सुनते हैं तो हमें भौरा गुनगुनाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर कवि ने मधुप अर्थात भौरे किसको कहा है? हमारे मन को, उनके मन को। कवि कहते कि मन रूपी भौरा जो क्या कर रहा है? गुनगुना रहा है। अब मन रूपी भौरा जब गुनगुना रहा है तो पता नहीं कौन कहानी यह अपनी, कि अब देखो हमारे मन में किस तरह से विचार आते रहते हैं, लगातार निरंतर अच्छे बुरे सारे विचार आते रहते हैं। तो कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि मेरा मन रूपी जो भौरा है वह बहुत सारी बातें कहना चाहता है। कौन कहानी है अपनी? अब कौन सी कहानी वह बताए? उनके पास तो बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी बातें हैं, लेकिन कौन सी कहानी वह बताए? अब उनके सामने यह प्रश्न आया हुआ है। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब देखिए मुरझा कर पत्तियां, अब वृक्ष पर देखो बहुत सारी घनी मतलब असंख्य, बहुत सारी संख्या में पत्तियां होती है। हमने देखी है कि जब वृक्ष हरा भरा होता है तो कितनी सारी पत्तियों से वह वृक्ष भरा होता है, लेकिन जैसे ही पतझड़ का समय आता है तो वृक्ष के जो पत्तियां होती है वह क्या हो जाती है? मुरझा जाती है, और मुरझा कर वह एक एक पत्तियां गिरने लगती है। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर हरे हरे पत्तियां होती है वह सूख कर गिरने लगती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी वृक्ष रूपी जीवन है, और उस वृक्ष रूपी जीवन पर जो सुख रूपी पत्तियां लगी हुई थी अब वो क्या हो गए हैं कि एक समय था कि मेरे जीवन में बहुत ही कम समय सुख के क्षण आए हैं, लेकिन वह सुख के क्षण कैसे थे? एक एक क्षण वह सूखे हुए पत्तियों की तरह गिरकर मेरे जीवन से चले गए हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अब कवि कहते हैं कि देखो इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। नीलिमा का अर्थ क्या होता है? आकाश। अब देखिए यह आकाश कैसा है? जिस प्रकार से देखो हम देखते हैं कि निरभ्र आकाश, उसका कोई अंत नहीं होते है, उसमें तो बहुत सारे अच्छी बातें होती है, लेकिन यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अर्थात यहाँ पर साहित्यिक दृष्टि से कवि कह रहे कि साहित्यिक दृष्टि में अगर देखा जाए, लेखन कार्य में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लेखक हैं कि उन्होंने अपने आत्मकथा लिखी हुई है। असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे लेखकों के जीवन का इतिहास इस सारे संसार में साहित्यिक रूप में लिखा हुआ है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, लेकिन मुझे अपना आत्मकथा नहीं लिखना है क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ लिखने लायक योग्य नहीं है। और यह लोग अगर हम लिखते भी हैं तो क्या होते हैं? करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों के दुखों को पढ़कर, दुखों को सुनकर क्या करते रहते हैं? व्यंग मजाक करते रहते हैं, ताने देते रहते हैं, उपहास करते रहते हैं। उपहास का अर्थ भी मजाक करना ही है। तब भी कहते हो कहो डालू दुर्बलता अपनी बीती। अब अपने वो दोस्तों से प्रश्न पूछ रहे कि जो उनको कह रहे कि आप अपनी आत्मकथा लिखो, तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन के ऐसे जब दुख भरे अनुभव को मैं व्यक्त करूंगा तो सारे संसार के लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं लोगों को प्रेरणादायक बातें बता सकूं। तो फिर भी आप लोग कहते हो कि कह डालू दुर्बलता अपनी बीती की। दुर्बलता मतलब हमारे जीवन में जो अच्छी बातें नहीं है उसे क्या मैं अपनी आप बीती, अपनी आत्मकथा में सबके सामने कह डालू। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब देखो अगर मेरे दुखों को लिखने के बाद उसको पढ़ेंगे तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? लेखक अपने मित्र को प्रश्न पूछ रहे हैं। यह गागर रीति, गागर का अर्थ क्या होता है? घड़ा।
मिट्टी का घड़ा, और वो घड़ा कैसा होता है, अगर उसमें कुछ नहीं रखते हैं तो वह खाली होता है। तो उसी प्रकार मेरा जीवन, मेरे अनुभव भी भाव विरहित है, कि मेरे जीवन में कोई भी भावनाएं नहीं है। अगर ऐसी भावनाओं को अगर मैं व्यक्त करता हूँ तो आप क्या सच में उससे सुखी हो पाओगे? किंतु यही ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। अब लेखक कहते हैं कि देखो, कहते हैं ना कि कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन दूसरों के दुखों को अगर हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम हमारे दुखों को भूल जाते हैं और हमारा मन प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार वह कवि अपने दोस्तों से कहते हैं कि मेरे दुखों को सुनकर तुम भी तो कोई अपने जीवन में दुखी नहीं हो? आपने जीवन में कुछ ऐसे आशा भर रहे हो कि कोई हमारे से अधिक दुखी हो और उनके दुख को देखकर हम अपने दुख को भूल जाए। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि मेरे ही दुखों का जो अनुभव है उसको मैं अगर आपको बताऊंगा तो उससे क्या हो जाएगा, मेरे वो दुख फिर से ताजा हो जाएंगे। हाँ, इससे लेकिन आपका दुख कम हो सकता है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, आपका दुख तो कम हो जाएगा। लेकिन मेरी जो बातें भूल चुके हैं, मेरे जीवन के दुख भरी सारी चीजों को, सारी कहानियों को, अनुभवों को, वह मैं फिर से आपको बताऊंगा तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे तो दुख मिलेगा, लेकिन शायद मेरी दुख भरी कहानी, अनुभव सुनकर आपके दुख कम हो जाए। अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि आप अपने आप को समझिए, मेरा रस ले अपने भरने वाले। तो मेरा इस दुखों को सुनकर आप आनंद लेकर अपने दुखों को शायद भूल पाओगे। देखते हैं इन काव्यांश के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। मधुप मन रूपी भंवरा, घना अधिक, अनंत नीलिमा विशाल नीला आकाश, जीवन इतिहास जीवन की कहानी, व्यंग मलिन गंदा मजाक, उपहास मजाक, दुर्बलता कमजोरी, गागर रीति खाली घड़ा, जिसका अर्थ है ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं है। अब भावार्थ देखते हैं। कवि कहती कि हे मन रूपी भंवरा, गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही है, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई है। आगे कवि कहते हैं कि इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपनी जीवन की कथाएं लिखी है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास करते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभाव और बुराइयों से भरा हुआ है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन की कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है उसे मैं सबके सामने कह डालूं। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भाव से खाली नहीं है और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो बच्चों, हमने आत्मकथा इस काव्य के कुछ पंक्तियों को विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले काव्य के पंक्तियों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।